हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो देख रहे थे, जिसका जय प्रक्रम जो लाइफ प्रोसेस, तो इसमें हम लोग इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग धमनी तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग सिराएँ के से पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इसके पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो पहले वीडियो की जगह ज़रूर देख लें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिराएँ, तो इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। सिराएँ ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो विभिन्न अंगों से विषाक्तजनित रक्त को हृदय तक लाती है। कह रहा है कि सिराएँ ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो विभिन्न अंगों से, मतलब हर एक अंग से, शरीर के हर एक अंग से विषाक्तजनित मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। सिराओं से मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें रक्त का दबाव कम होता है। कह रहा है कि सिराओं में मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें रक्त का दबाव कम होता है। उसके बाद है धमनी तथा सिराओं के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो धमनी सिराएँ, धमनी है सिराएँ। तो धमनी में, धमनी ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। सिराएँ ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से विषाक्तजनित रक्त को हृदय तक लाता है। उसको धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। सिरा की भित्ति धमनी की अपेक्षा मोटी होती है। उसके बाद है लसिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। लसिका एक तरह का द्रव है। लसिका क्या है? लसिका एक तरह का द्रव है जो वहन में सहायता करता है, जो वहन होता है उसमें सहायता करता है। लसिका रक्त के प्लाज्मा की तरह ही है। लसिका है और जो रक्त की प्लाज्मा है उसी की तरह ही है, लेकिन यह रंगीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह रंगीन होती है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। पचा पचा हुआ तथा छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा ही होता है। पचा हुआ भोजन तथा छोटी आंत के अवशोषित वसा के लसिका के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है पादप में जल का परिवहन, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पादप में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जो पादप में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। पेड़ पौधे की जड़ें मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेते हैं तथा इसे पौधे के शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज देते हैं। कह रहा है कि पेड़ पौधे की जड़ें मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेते हैं तथा इसे पौधे के शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज देते हैं। इसके लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सहायक होती है। जो इसके लिए क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो सहायक होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण पौधे के पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा वाष्प को निरंतर वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिससे एक टूसर उत्पन्न होता है जो जल को नीचे से ऊपर की तरह खींच लेता है। इस तरह से पेड़ पौधे में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट है पादपों में भोजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑफ फूड इन प्लांट्स। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में संश्लेषित करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में संश्लेषित करते हैं, मतलब बनाते हैं। पौधे प्रायः अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या होते हैं पत्तियों में बनाते हैं। इसके बाद फ्लोएम को द्वारा इसे पौधे के सभी हिस्सों में भेज दिया जाता है। भोजन बनाने के बाद क्या किया जाता है कि इसे फ्लोएम के द्वारा इसे सभी पौधे के सभी हिस्सों में भेज दिया जाता है। इस तरह से पेड़ पौधे में भोजन तथा अन्य दूसरे पदार्थों का संवहन होता है। इस तरह से क्या होता है कि पेड़ पौधे में भोजन तथा अन्य दूसरे पदार्थों का संवहन होता है। नेक्स्ट है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला है जाइलम के द्वारा पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन होता है। एक जाइलम में क्या होता है कि जाइलम के द्वारा पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन होता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम में जल का प्रवाह केवल ऊपरी दिशा में होता है, फ्लोएम में भोजन का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
वाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। पेड़ पौधे की पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है। क्या होता है कि पेड़ पौधे पत्ती होती है उसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है। इन रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधे अपने शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में मुक्त करते रहते हैं। क्या होता है कि जो इन रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधे अपने शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जो जल होती है उसको वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में मुक्त करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रेशन। ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचय पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। अब है मानव उत्सर्जन, एक्सट्रेशन इन ह्यूमन। मानव में उत्सर्जन तंत्र में अनेक जोड़ा वृक्क, एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। कह रहा है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। दोनों वृक्क सिर की हड्डी के विपरीत दिशा में होता है। दोनों वृक्क जो रीढ़ की हड्डी उसी के विपरीत दिशा में होता है। उपापचयी क्रियाओं में नाइट्रोजनी पदार्थों का भी निर्माण होता है। जो उपापचयी क्रिया होती है उसमें नाइट्रोजनी पदार्थों का भी निर्माण होता है। यह पदार्थ रक्त में जाकर मिल जाता है, और यह पदार्थ क्या होता है कि रक्त में जाकर मिल जाता है। इस नाइट्रोजनी पदार्थ को रक्त से अलग करने की आवश्यकता होती है। इसका होता है कि इस नाइट्रोजनी पदार्थ को रक्त से अलग करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह हमारे लिए हानिकारक होता है। ये जो होता है कह रहा है कि इस नाइट्रोजनी पदार्थ को रक्त से अलग करने की आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन होती है उसको रक्त से यानी ब्लड से अलग करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह हमारे लिए हानिकारक होता है। उसके बाद है पदार्थ को उत्सर्जित करने में किसी की किडनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्रकाश होता है उसको उत्सर्जित करने में किडनी है जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त रक्त मानव में वृक्क में उपस्थित वृक्काओं के द्वारा रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से अलग अलग कर दिया जाता है। कह रहा है कि जब नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त रक्त मानव के वृक्क में जो उपस्थित वृक्काणु के द्वारा रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसको रक्त से जब अलग अलग कर दिया जाता है, शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। जो शुद्ध रक्त होता है उसको पुनः शरीर में भेज दिया जाता है, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ अर्थात को मूत्र से मूत्राशय में भेज दिया जाता है, और जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसको मूत्र से मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्राशय जब यह मूत्राशय भर जाता है तब व्यक्ति को मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। जब मूत्राशय भर जाएगा तो व्यक्ति को मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। इस मूत्र को मूत्रमार्ग के द्वारा समय समय पर शरीर के बाहर किया जाता है, और इस मूत्रमार्ग के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर किया जाता है। इस तरह में मानव में उत्सर्जन की क्रिया होती है। और क्या होता है कि इसी तरह मानव में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको देख लीजिए, आप लोग बुक में भी अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो प्रत्येक वृक्क में निस्यंदन एक एक होता है। जो प्रत्येक वृक्क होती है उसमें निस्यंदन एक एक होता है जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन आपस में निकटता से पैक रहते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं वो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। क्या होता है जो प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जो होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल में ही रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। अब क्या होता है जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों में चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क में जो मूत्र की लंबी नलिका बनती है वो मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय में जोड़ती है, और जो वृक्क होती है उसको मूत्राशय में जोड़ती है। वृक्क में वृक्काणुओं के द्वारा जब शुद्ध रक्त तथा मूत्र में अलग अलग कर दिया जाता है। कह रहा है कि जब जब वृक्क में वृक्काणुओं के द्वारा जब शुद्ध रक्त तथा मूत्र को अलग अलग कर दिया जाता है तब यह इसी मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है। तो क्या होता है कि जब तब यह इसी मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है, जहाँ से मूत्रमार्ग से होते हुए यह शरीर के बाहर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यह मूत्रमार्ग से होते हुए शरीर के बाहर हो जाता है।
तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कृत्रिम वृक्क अपहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लेगा, जो वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, क्लास 9 से 12 तक का सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।